ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि शिरडी के अंदर नाटक मंडली आ गई। उसका प्रचार करते हुए बैलगाड़ी पे ढोल ताशे के साथ गांव में घूम रहे हैं नाटक मंडली के आदमी। अब आते हैं नाटक मंडली के मेन कर्ता गणपत राव, कलाकार, अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझते हैं। अपने मैनेजर के साथ पहुंचते हैं कुलकर्णी वाले नाटक लगाने की शिरडी गांव में परमिशन लेने। गणपत राव का मैनेजर गणपत राव को समझा रहा है कि भाई, कुलकर्णी बहुत टेढ़े दिमाग का आदमी है, जरा अपनी अकड़ को जमीन पर रखियो, शांत रखियो, बड़े ही प्यार से बात करियो, वरना 2 मिनट में तुम्हारी उतारी कर देगा। ऐसा शख्स है कुलकर्णी, डरता नहीं किसी से, इसलिए बड़े ही अदब के साथ पेश आना। ठीक है जी। बैलगाड़ी से उतर के कुलकर्णी वाले में गए, बड़े सजे धजे। कुलकर्णी के आगे जाके मैनेजर ने तो नमस्ते नमस्कार कर ली, लेकिन वो घमंड के मारे गणपत राव ने कोई अभिवादन नहीं, कुछ नहीं, बड़ी टशन में जाके कुलकर्णी के सामने खड़े हो गए। मैनेजर ने परिचय कराया, सरकार ये गणपत राव हैं, जो मुख्य किरदार भी हैं, इस तमाशे के मालिक भी हैं। जब और कुलकर्णी तो थे ही अपने आप में बहुत बड़े 30 मार का, इसलिए उन्होंने कुलकर्णी ने पूरी उतारी के उसके हाव भाव देख के गणपत राव के उन्होंने उसकी गणपत राव की उतारी करने का प्रोग्राम बना लिया। गणपत राव को जब कुलकर्णी ने बैठने के लिए नहीं कहा तो वो खुद ही अपनी जगह देख के बैठ गया। इत्तेफाक से कुलकर्णी रियाज कर रहा था अपना सितार के ऊपर। गणपत राव ने कहा कि जी हम परमिशन लेने आए हैं। कुलकर्णी ने कहा, भाई तुम होगे कलाकार अपने घर के, मैं तो जब मानूं मेरे सामने गा के दिखाओ, देखता हूं तुम कितने बड़े कलाकार हो, वरना तुम अपने आप को क्या कलाकार कहते हो। तुम्हारे जैसे कलाकार मंदिर के बाहर बैठकर भजन गा के पैसे कमाते हैं, और वो समझते हैं कि जी उनकी कला के दम पे, कि नहीं, उनकी कला और उनका गाना सुन के कोई नहीं देता पैसे। उन्हें पैसे देते हैं दया करके कि हाँ बेचारा बैठ के, हाँ कुछ नहीं है इस पर काम, तो गाना गा रहा है और इसलिए से पैसे दे दो। इतना कहना था। गणपत राव की और कुलकर्णी की नोकझोंक चालू हो गई और गणपत राव टशन में आके अपने वहां से बाहर निकल लिए जंगल की तरफ को। जंगल में एकांत पाके रुके और बड़बड़ाने, कुलकर्णी का गुस्सा उतारने लगे। ऐसे थोड़ी गाना गाऊंगा हर जगह, हर किसी के दर पे। विद्या है, शिक्षा है, कला है, हर जगह थोड़ी कला। बीच में बाबा ने कुछ बोल दिया। बाबा वहीं पर थे लैंडी बाग में, वहीं आसपास गणपत राव बड़बड़ा रहे थे। गणपत राव को छोड़कर रास्ते में ही गणपत राव निकल लिए थे। वहाँ मैनेजर उनका वहीं रुक गया था, कुलकर्णी वाले में, क्योंकि तमाशा लगाने के लिए परमिशन तो चाहिए थी कुलकर्णी से। कुलकर्णी गांव के मुखिया थे, बिना उनकी परमिशन के तो खेल तमाशा कुछ नहीं लगना था। खैर जी, मैनेजर ने कुलकर्णी की चापालूसी की कि जी गणपत राव के ऊपर आप ना जाएं, अगर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे क्या हमें परमिशन दें।
कुलकर्णी कहने लगा कि जी ठीक है भाई, मैं तेरी भलमानसा देख कर मैं परमिशन तो दूंगा, लेकिन शर्त ये होगी मनोरंजन कर और सरकारी जमीन जिस पर की तमाशा लगेगा उसका भाड़ा अग्रिम देना होगा। उसने कहा हाँ सरकार बिल्कुल देंगे। कि सुन, पूरे 500 रुपये अग्रिम भुगतान करना होगा। इसमें कोई 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अब जा अपने गणपत राव से कह दे कि अपनी कलाकारी बाद में दिखाए, पहले तमाशा लगाने का भुगतान करे, उसके बाद तमाशा लगेगा। कोई बात नहीं जी, वो उसका मैनेजर जो था भागा भागा ढूंढता हुआ गणपत राव के पास पहुंच गया और गणपत राव इलझ रहे थे बाबा से। बाबा को कह रहे थे, अरे तू फकीर मुझे शिक्षा क्या देगा, तेरा काम है भीख मांग के खाने का, तू मुझे शिक्षा बांटने चला, तू मुझे नहीं जानता। बाबा मुस्कुरा के चुप हो गए। सुन, मैनेजर ने भी ली कि क्या बाबा से दिमाग मारी कर रहा है ये। उसने कहा यहाँ दिमाग मारी बाद में करियो, पहले तो तेरे भूखे मरने की नौबत आ रही है। कि क्या? क्यों कुलकर्णी ने 500 रुपये मांगे हैं मनोरंजन कर और जमीन का भाड़ा मिला के। कहाँ से देगा? जो पैसे तुम्हारे पास जुड़ाए थे वो तो तुमने कलाकारों को बांट दिए, कहाँ से लाएगा? तब भी उसकी टशन कम नहीं हुई। उसने कहा नहीं, तमाशा होगा, मैं 500 रुपये ही दूंगा। कि कहाँ से? कि तू उसकी चिंता छोड़, नीम गांव के बाबा केलकर हैं, उनसे मैं एक बार मिला था और उन्होंने मुझे वादा किया था कि जब भी कभी मुझे उनकी ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता पड़े तो मैं उन्हें याद करूँ, पैसे मैं उनसे लेकर आऊँगा। कोई बात नहीं जी, बात आई गई हो गई। इधर तमाशे के चर्चा बाबा के द्वारका माई तक पहुँच गई। वहाँ द्वारका माई में बच्चे बाबा के पास इकट्ठे हमेशा रहते ही थे। खैर जी, अगले दिन तमाशे की तैयारी चालू हो गई, टेंट वेंट गड़ गया। बाबा केलकर से वो 500 रुपये भी ला के कुलकर्णी को सौंप दिए गए। परमिशन भी मिल गई गांव में तमाशा लगाने की। आपने दोस्तों देखा होगा, थिएटर चलते थे पहले, रंगमंच जैसे रामलीला चलती है आज के टाइम में, आप सभी को पता है रामलीला का, तो उसी तरह से थिएटर चलते थे। उसके अंदर कभी किसी राजा का पार्ट हो रहा है, कभी किसी राजा का नाटक हो रहा है, इस तरह से। तो वो नाटक आया था। अब अगले दिन नाटक चालू होने वाला था। नाटक की टिकट की कीमत रख दी 1 रुपया। 1 रुपया का मतलब है दोस्तों आज के ज़माने का कम से कम 1000 रुपया। कि 1 रुपया टिकट की कीमत रख दी। उसका मैनेजर मना भी करने लगा, लेकिन नहीं, वो अपने अहंकार में, बहुत कलाकारी का उसे अहंकार था कि बहुत बड़ा कलाकार है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे देखने आएंगे, पब्लिक आएगी, आजू बाजू के गांव से भी आएगी, इसलिए टिकट की कीमत 1 रुपया रखनी है। कोई बात नहीं जी, मैनेजर क्या करता, जैसे मालिक का आदेश, 1 रुपया टिकट की कीमत रख दी। मुश्किल से 10-20 टिकट भी बिके पहले दिन में। 50 रुपये इकट्ठे नहीं हुए। कुलकर्णी तो 500 रुपये लेके बैठ गया शांति में। इधर अब बाबा केलकर का पैसा लगा हुआ था। 500 रुपये बहुत होते थे साथियों, उस टाइम पे 500 रुपये बहुत महत्व रखते थे। 500 रुपये का मतलब कम से कम 50,000 रुपये तो मान ही लो आप। बाबा केलकर के पैसे लगे थे। उद्घाटन वाले दिन बाबा केलकर को उद्घाटन करना था। बाबा केलकर के आए, गणपत राव कहने लगा बाबा साहब उद्घाटन कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ का शिरडी में कोई काम हो और उसका उद्घाटन मैं करूँ, इसका उद्घाटन तो साईं करेंगे। कि साईं कौन? कि चल मिलवाता हूँ, चल मेरे साथ। इधर बच्चे मटके हांडी बनाकर लाए थे बाबा के पास। जीपरी और उसकी चंपा, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, वो पकाए थे। बाबा से कहने लगे कि साईं देखो जरा, ये कच्चे हैं या पक्के हैं। तो बाबा बजा बजा के देखने लगे कि हाँ ये भी पक्का है, ये भी पक्का। उसके बाद बाबा से बच्चे कहने लगे कि साईं
इंसान की पहचान भी कच्चे पक्के की हो सकती है। बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, अभी करके दिखाता हूँ। किससे करूँ किससे करूँ? मालसापति जी का बेटा था, मल्हारी से करते हैं। उसके सिर को बजा के देखा कि नहीं कच्चा है। इस तरह से बाबा ने जितने भी बच्चे थे, किसी को कच्चा और किसी को पक्का, इस तरह से बताते हुए, इतने में बाबा को तो पता थी, बाबा को तो सब चीज़ की एडवांस में जानकारी रहती थी कि कौन कब आएगा। बाबा ने देखा कि हाँ बाबा साहब खेल कर आ रखे हैं, उसको लेके, कलाकार को लेकर गणपत राव। बाबा ने उनका अभिवादन किया। अरे बाबा साहेब आप? कि हाँ साईं आया। तो बाबा उनकी बात का जवाब देते हुए पहुंच गए कलाकार के पास। उसके सिर पर टुक टुक करी कि नहीं अभी आधा कच्चा है। और इतना करना तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो गई। वो उल्टा बाबा साहब पे चढ़ दौड़ा कि क्या मजाक है, ये भिखारी मेरा बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे। बाबा कुछ नहीं बोले, बाबा मुस्कुराते रहे। वो अपनी खिंच उतारता रहा। बाबा ने केलकर साहब से पूछा, कहो बाबा साहब कैसे आना हुआ? बाबा साहब ने बताया कि साईं ऐसे ऐसे ये गांव में तुम्हारे तमाशा लगा हुआ है, इसमें संपूर्ण पैसा मेरा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसका पूजा रखी है, एक छोटी सी कार्यक्रम चालू करो इनसे पहले। मैं चाहता हूँ उस पूजा को आप संपन्न करें। बाबा ने कहा ठीक है। सभी लोग उनके साथ पहुंच गए पंडाल में जहाँ नाटक होना था। वहाँ गणपति की पूजा चालू हुई। बाबा ने पूजा कराई और केलकर साहब कहने लगे, बाबा कहने लगे अच्छा मैं चलता हूँ। तो केलकर साहब कहने लगे फिर साईं पहला नाटक तो आप देख कर जाओ। बाबा ने कहा अभी वक्त नहीं आया बाबा साहब, जिस दिन जब वक्त होगा नाटक भी देखूंगा, अभी सही वक्त नहीं है। इधर केशव भी टिकट खरीद चुका था 1 रुपए का, और बाकी बच्चों के पास इतने पैसे नहीं थे जो वो टिकट खरीद पाते, इसलिए वो निराश होकर साईं के पीछे पीछे केशव ने पूछा भी कि वे तुम लोग नाटक नहीं देखोगे? उन बच्चों ने कहा नहीं केशव, तुम टिकट खरीद सकते हो, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है, तुम टिकट खरीद सकते हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, 1 रुपए का टिकट है, हमारी इतनी औकात नहीं तो हम टिकट खरीद सके। खैर जी, बाबा साहिब भी निकल गए। उन्होंने कहा साईं नहीं रुक रहे, साईं कुछ ना कुछ तो वजह है। उन्होंने बाबा के सामने ही बोल दिया कि साईं कुछ तो वजह है, आपकी हर बात के पीछे कुछ राज होता है, और मैं भी चलूंगा गाँव की तरफ, लेट हो जाऊंगा, मैं भी बाद में कभी देखूंगा। खैर जी, नाटक चालू हुआ। 4-5 जने नाटक में बैठे रह गए क्योंकि टिकट बहुत महंगा था, इसलिए 4-5 जने ही नाटक देखा। उसमें केशव भी शामिल था। केशव नाटक बहुत पसंद आया। नाटक देख के केशव पहुंचा बाबा के पास। वहाँ बच्चे भी इकट्ठे थे, बच्चे सभी पूछने लगे केशव कैसा नाटक था? केशव को बहुत अच्छा लगा, उसने तारीफ के पुल बांध दिए और कह के गया कि मैं पर्सनली गणपत राव को बधाई देने जा रहा हूँ, नाटक बहुत अच्छा है। केशव पहुंच गया गणपत राव के पास। इधर मैनेजर, गणपत राव का मैनेजर उसे समझा रहा था गणपत राव को कि भाई आज कुल 4-5 जने आए हैं, टिकट महंगा होने की वजह से टिकट की कीमत कम करो, जब भी तुम्हारा नाटक चलेगा। आज 50 रुपये भी पूरे इकट्ठे नहीं हुए, जबकि 500 रुपये तुमने कुलकर्णी को दे रखे हैं, वो भी उधार लेकर। वो कैसे पूरे करोगे? वो समझने के लिए तैयार नहीं। इतने में केशव पहुंच गया तारीफ करता हुआ। उसने कहा देख, मुझे ये तारीफ चाहिए, मैं तारीफ का भूखा हूँ, पैसे का नहीं। इधर तो केशव तारीफ करके निपटा, इधर कुलकर्णी ने एंट्री मार दी कि बस चला लिया नाटक, बहुत बड़ा कलाकार बनता था, कुल 5 जने। इस तरह से कुलकर्णी ने उसकी उतारी कर दी। अब केशव से जब नहीं रहा गया, उसने कहा पिताजी ऐसे कलाकार की बेइज्जती मत करो, कलाकार अच्छा है, बेइज्जती मत करो आप। मैं कहा केशव शांत रहो। इस तरह से दोनों बाप बेटों की नोकझोंक होके मामला वहीं के वहीं
शांत हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं कि आगे गणपत राव का नाटक कैसे शिरडी में चलेगा, कब वो बाबा की शरण में जाएगा। क्योंकि शिरडी में हर आने वाला जो भी शिरडी में आया, बाबा को एडवांस में जानकारी रहती थी कब किसका क्या होना है, किसका किस वक्त क्या होना है। वो बात अलग है कि कोई अपने अहंकार में बाबा के पास ना जाए, लेकिन शिरडी गया और बाबा के पास नहीं गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो साथियों, कथा को यही विराम देते हैं और अगला अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।